चलो गुड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और हमारे इवनिंग सेकंड शिफ्ट का हमारा पेपर हमारे पास आ गया है। पेपर आया थोड़ा सा, इसके आंसर में हम लोग डिले हो गया हमसे, क्योंकि शादी में जहाँ जाना था चले गए थे वहाँ पे। तो जब आए हैं वापस तो तुरंत फटाफट इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के साथ साथ बहुत सी बातें हमें करनी है अभी आपसे। जो फर्स्ट शिफ्ट का हमारा जो रिव्यू रहा बच्चों का, बहुत अच्छा रिव्यू रहा। बच्चों का ये था कि नहीं सर, हमने जो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ाया था क्लास में लगभग सारा का सारा आ गया। बहुत से बच्चों का अटैम्प्ट अच्छा आया, 120 124, यहाँ तक कि 135 क्वेश्चन करने वाले बच्चे भी हैं अपने यहाँ। तो चलिए आइए देखा जाए, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले कहता है 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार हम लोग समझते हैं कि हम कभी भी कैसे ऐसा सवाल कैसे लगाते हैं। जब कभी भी 4 से 7 की पावर 7 या 7 को डिवाइड करते हैं तो आपको ध्यान रखना एक ऑड पेयर होता है और एक इवन नंबर होता है। ऑड पावर अगर दिया रहेगा तो हमेशा आपका 3 आएगा, और अगर इवन पावर देगा तो हमेशा आपका रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। तो यहाँ पे 7 की पावर 7 में देखा जाए तो हमारा जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखा कि 15 + 21 इंटू अंडर रूट में ये दिया हुआ ब्रैकेट में, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √3 है, ये √9 है, तो √9 का मतलब हो गया 3, 3 - 2 हो जाएगा 1, 1 + 5 हो गया 6। यानी इस पूरे की जगह पे हम 6 लिख सकते हैं। उस 6 में कितने से भाग दिया जा रहा है, 2 से। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। अब इस 3 में किसका मल्टीप्लाई है, 21 का। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हो गया 15 + 21 दिया कितना होता है, 63, और ये हो जाता है आपका 78। आपका आंसर आ गया सी, थर्ड वाला आ गया। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में लगाने के लिए बहुत आपको लॉजिकल रहना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। हमने देखा कि हमारे पास जो पावर है, जो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू है, यहाँ पे डेसिमल में 3 स्थान तक है, डेसिमल में 2 स्थान तक है, डेसिमल में 4 स्थान तक है, 1 है और यहाँ भी 1 है। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा प्लस वाला है जो डेसिमल के चौथे स्थान तक है। तो चौथे स्थान के साथ कोई कंपेरिजन नहीं है यहाँ पे, नहीं प्लस का नहीं माइनस का, इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा चौथे स्थान वाला ही आंसर होगा, यानी सी और डी हमारे गलत आंसर है। अब अगर देखा जाए तो ये 42 47 यहाँ भी है, 42 47 यहाँ दोनों मैच कर गए। यानी हमको सिर्फ इसके लिए मेहनत करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे 31 है, 31 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, और 31 के साथ साथ 31 में से 4 घटा दीजिए, नेगेटिव है, 31 में से 4 गया 27, फिर 27 में से 7 गया 20, 20 में से 2 गया 18, यानी कितना आ चुका हमारे पास, 18। अब अगर देखा जाए तो माइनस वाली वैल्यू -0.98 है और यहाँ पे 0.6 है, यानी माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से बड़ी है, यानी इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 17। तो हमारा आंसर आ गया 17.4274। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, LCM SCF का सवाल है। इसमें SCF दिया हुआ है, इसमें LCM दिया हुआ है और इसमें एक संख्या दी हुई है। तो बताया गया है, आपको क्लास में मैंने पढ़ाया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, यानी 11 मल्टीप्लाई बाई किससे, 609, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 77। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 87। कटने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 87 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है और रेशियो का ये सवाल है, बेसिक सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ये क्लास में पढ़ाया था, सबसे पहला क्वेश्चन क्लास में ही बताया था आपको रेशियो में। कहता है यहाँ पे कौन कौन है, अभय है, बीना है, चंदन है और दिव्या है। चंदन है और दिव्या है, इनका रेशियो दिया है 5:2:4:3। हमसे कहता है कि चंदन को दिव्या से 500 रुपये मिले। तो यहाँ पे चंदन को 4 रुपये मिला, दिव्या को 3 मिला, तो दिव्या को चंदन को कितने रुपये ज़्यादा मिला, दिव्या से 1 रुपये ज़्यादा मिला। यहाँ पे कितना मिला, 500, तो यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 500 के। अब हमसे पूछा है तो बीना का हिस्सा कितना था, 2, तो 2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1000। यानी बीना को कितने रुपये मिले होंगे, यहाँ पे 1000 रुपये मिले होंगे। आगे चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था, ये गेहूं वाला सवाल है, इसको क्लास में मैंने कराया है आपको। और जब हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था उस टाइम मैंने इसके चारों के हिसाब से डिस्कस किए थे। मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है।
सबसे पहले हमने देखा क्या कि कहता है कि द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन मीन्स क्या है, घट गया है, और कितने परसेंट से, 6 से 1/4%। इस 6 से 1/4% का मतलब कितना आता है, आप समझिए इसको, 25/4 आ गया आपका, इंटू 1/100। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाया गया तो बहुत से बच्चे इसका परसेंटेज सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो 25 से काटेंगे 4 बार, यानी इसका मान होता है 1/16। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि पहले हम 16 किलो खाते थे, अब हम कितने किलो कम खाएंगे, 1 किलो, यानी सॉरी, पहले 16 रुपये कीमत था, प्राइस दिया हुआ है, पहले इसकी कीमत 16 रुपये थी, अब इसकी कीमत कितने रुपये कम हो गई, 1 रुपये कम हो गई, यानी 15 रुपये हो गई। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे पास दो तरह की प्राइस होती है, एक ओल्ड प्राइस होती है, एक न्यू प्राइस होती है। ओल्ड प्राइस की बात करते हैं हम, ओल्ड प्राइस हमारा कितना था, 16, न्यू प्राइस कितना हो गया, 15। सवाल लगाने के लिए हमको क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर किया है क्वांटिटी के साथ। ठीक है बच्चों, तो मैंने पढ़ाया है आपको कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये वाली वैल्यू यहाँ चली आती है और ये वाली वैल्यू यहाँ चली आती है, यानी 15 यहाँ आ जाएगा और 16 यहाँ आ जाएगा। इसके हिसाब से देखें तो पहले हम लोग 15 किलो गेहूँ खाते थे, अब हम कितने किलो गेहूँ खाते हैं, 16 किलो, यानी कितने किलो ज़्यादा खाते हैं, 1 किलो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे भी कितना किलो कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी 1 किलो गेहूँ आप ज़्यादा खाते हैं, यानी 1 का मान 1 के बराबर हो गया, तो 15 का मान 15 किलो और 16 का मान 16 किलो। यानी पहले हम लोग खाते थे 15 किलो, अब हम खाते हैं 16 किलो। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितने रुपए में, 135 रुपये में हम खाते थे, तो इस 135 में हम कितने से भाग कर देंगे, 15 से, यानी 15 सत्ते 15 नवा 135, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 9 बार। तो हमारा आ जाएगा कितने रुपए किलो प्राइस था इसका, 9 रुपये किलो प्राइस था। अगर यहीं ओल्ड पूछ लिया होता आपसे, सॉरी न्यू पूछ लिया होता आपसे, तो इस 135 में आप किससे भाग करते, न्यू वाली क्वांटिटी से, तो आपका आंसर आ जाता जो भी होता है भाग करने पे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा सवाल क्लास में कराया था, प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने बताया भी था, प्रॉफिट लॉस का कोई भी सवाल है, सबसे पहली चीज़ कि जितने सामान हम खरीदते हैं हम उतने ही सामान बेचेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, यानी क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। तो कहता है 10 रुपये में 6 केले खरीदता है और 6 रुपये के हिसाब से 4 केले बेच देता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी है और ये कॉस्ट है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो हम कहेंगे 10 दूना 20, यानी हमने 20 रुपये में सामान खरीदा था और कितने रुपये में बेच दिया, 18 रुपये में बेच दिया। 20 रुपये का सामान था, हमने 18 में बेच दिया, यानी लॉस कितने का उठा लिया, 3 रुपये का उठा लिया। 3 रुपये का जो हमने लॉस उठाया वो कितने रुपये पर उठाया, 20 रुपये पर उठाया, सॉरी 2 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस हमारा 20 में से 18 का 2 रुपये का लॉस हुआ है, तो जो 2 रुपये का जो लॉस हुआ है वो कितने पर, 20 पर इंटू 100, तो हम काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा बच्चों, 10%, यानी कितने परसेंट का हमें लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। ये रहा इसका आंसर बी वाला। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये किस्त का एक सवाल आ गया था और अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट की किस्त का सवाल है। आइए देखा जाए, इसको भी बताया गया है आप लोग को। कहता है 3 साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसमें जब हम किस्त बनाते हैं तो पहली बार में 100 रुपये लेंगे, दूसरी बार में 12 रुपये का ब्याज बढ़ जाएगा, यानी 112 हो गया। फिर तीसरी बार में फिर उस प्रिंसिपल का ब्याज बढ़ जाएगा, तो 12 ये था और 12 फिर बढ़ेगा, 124, यानी हम कहेंगे यहाँ पे 3 3 6, यानी 336 रुपये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। ये हमारा हो गया अमाउंट, हो गया कितने रुपए के इंस्टॉलमेंट पे, 100 रुपये के इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, लेकिन हमारा अमाउंट कितना दिया है, 1260, तो हम कहेंगे 336 का मान 1260 के बराबर है, तो 100 का मान, क्योंकि हमको किस्त चाहिए, तो 1260 इंटू 100 बटे कितना आएगा, 336। इसको भाग दे के काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 375। 375 का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्या बताया, पहले साल में हम 100 रुपये पे करेंगे, दूसरे साल में हम कितना पे करेंगे, 112, फिर तीसरे साल में फिर 12 पे करेंगे, ब्याज पे करेंगे, ब्याज का ब्याज नहीं सिर्फ ब्याज पे करेंगे, तो 124, यानी कितना आ गया हमारा अमाउंट, 336। कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलें, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मनन ने, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से समझिए। मनन ने एक व्यवसाय 76,000 रुपये के निवेश के साथ प्रारंभ किया। एक मनन है जिसने पैसा कितना लगा दिया है, 76,000 रुपये लगा दिया है। कुछ महीने बाद कौन आ गया इसमें, विवेक आ गया, कितने रुपए के साथ आया, 57,000 रुपये के साथ आ गया। क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लग पाएगा।
कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच जो रहा वो 2:1 रहा। तो बच्चे वर्ष के अंत में ये हमारा कैपिटल हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट। मैंने बताया आपको कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट 2:1 का है। वर्ष का अंत हो चुका है, नहीं मनन का जो पैसा लगा वो 12 महीने के लगा, लेकिन हमको विराट का नहीं पता है कि विवेक ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 कट गया यहाँ पे, और कुछ कटने लायक है। 19 तियाँ 57, 19 चौक 76, 4 बार में कट गया। और देखा जाए तो 3 चौक को 12, यहाँ पे कितना आ गया 4, और इसको 4 चौक का 16। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा ये। 4 × 4 अपॉन कितना आएगा t इक्वल्स टू 2/1। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो t का मान कितना आ गया बच्चों 8। यानी जो विवेक ने पैसा लगाया वो कितने महीने के लगाया 8। कई बच्चों ने इसका आंसर 8 दिया होगा, संजोग से इसमें 8 दिया नहीं है। अगर इनकेस अगर ऑप्शन में 8 दिया होता तो बहुत से बच्चे इसका आंसर 8 टिक मार देते। लेकिन इसमें लास्ट में पूछा हुआ है कि कितने महीने विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। तो पूरा व्यवसाय 1 साल के लिए चला था, जिसमें अंतिम 8 महीने वो बिजनेस में था, यानी कितने महीने बाद वो आया होगा 4 महीने बाद वो ज्वाइन किया होगा। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है चीज़? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाया। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाया, और उसके बाद कहता है इसके बाद उसका औसत 3 रन से बढ़ गया। 3 रन से बढ़ गया औसत। औसत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा बस यहाँ पे। औसत 3 रन से बढ़ा, यानी कितने लोगों पे बढ़ा? 17 लोगों पे बढ़ा। 17 लोगों पे 3-3 बढ़ा, यानी 17 तियाँ 51, यानी कितना बढ़ेगा यहाँ पे 51, यानी 51 एक्स्ट्रा रहा होगा। वही एक्स्ट्रा सब 17 में बटा है, और पर हेड कितना गया है 3 गया है। यानी 51 हमारा ज़्यादा था, यानी हमारा पहले से कितना वहाँ पे रहा होगा। 97 से 51 घटा देंगे, कितना दे बच्चे 97 से 51 घटा देंगे, 97 था ना, 97 रन था। तो यहाँ पे आएगा 6, और कितना आ जाएगा 46। यानी हमारा जो पहले से जो चल रहा था वो कितना चल रहा था औसत 46 का चल रहा था। 17वीं पारी में कितना रन मार दिया गया 3 रन, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना बच्चों 49, यानी हमारा कितना आ गया 49। आगे हमारे पास कितना है 49, ये रहा हमारा ऑप्शन बी 49। क्लियर है? क्या होता है फिर से देखिए। कहता है 17वीं पारी में 97 रन मारता है, और 3 रन उसका 3 से उसका औसत बढ़ जाता है। 3 से औसत बढ़ने का मतलब मैंने बताया कि औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जो डेटा हमारा एक्स्ट्रा होता है उसी को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 3 हुआ है, और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 17 लोगों में। यानी एक्सेस कितना रहा होगा 51 का, तो हम 57 में से 51 घटा देंगे, यानी जो हमारे पास पहले से रहा होगा वो किसका चल रहा होगा 46। अब जो सबका 3-3 बढ़ा है, तो 46 और 3 कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 49, यानी हमारा औसत पहले से कितना था 49 था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सुबह बताया था, अभी सुबह डिस्कस किया था। 87 को कितने से भाग कर देंगे, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो हम कहेंगे 3 गुना 6, 3 9 27, 29 आ गया। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 नहीं है और 6 नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 और 6 नहीं, यानी 2 डिजिट नहीं है, यानी कितना आएगा इसका आंसर 27। जिस बच्चे ने इसका आंसर 28 दिया था उसका गलत है, सही आंसर इसका 27। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहता है 2 वर्गों का परिमाप 52 है और 20 है। परिमाप होता है 4a। पहले वाले का 4a हो गया, और दूसरे वाले का भी कितना हो गया 4a। तो इसके हिसाब से 52 दिया हुआ है, और इसके हिसाब से 20 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू जो 1 निकल के आएगी वो आ गई 5, और इसकी जो वैल्यू 1 निकल के आएगी वो आ गई कितना आएगा 13 ही आएगा। 13 चौक को 13 आ गया। ठीक है। अब क्या कहते हैं, हमसे कहता है कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। एक तीसरा वर्ग और है जिसका परिमाप हमें बताना है, जो क्या है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। यानी इन दोनों वर्गों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी जो इसका एरिया होता है a² होता है, तो इसका एरिया होगा 169, इसका एरिया होगा 5 5 25। इसके अंतर की बात करें 144, यानी जो तीसरा वाला हमारा तीसरा जो हमारा वर्ग है उसका जो एरिया है 144 है, यानी उसका जो साइड निकलेगा वो कितना निकलेगा 12 निकलेगा। तो उसका परिमाप पूछ रहा, और परिमाप होता है 4a, तो 4 × 12, 12 चौक कितना आ गया बच्चों 48, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 48।
क्लियर है ये चीज़? अगले क्वेश्चन पे चलें। कहता है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 15 मिनट में पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो सबसे पहली चीज़ कि मिनट में दिया हुआ है, तो इस डेटा को भी हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में। तो 1 घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 60 मिनट में जो व्यक्ति है वो कितने दूर जाता है, 9000 मीटर जाता है। कितने मीटर दूर जाता है बच्चों, 9000 मीटर जाता है। और अभी कितने मिनट चलना चाहता है वो, 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितने दूर जाएगा, तो हम जानते हैं अगर इसमें हम 4 से भाग कर रहे हैं 1/4 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 से। तो हम भाग कर देंगे 4 दूना 8, और फिर कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 2250। यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 2250। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन डी आई है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया जाए। आइए डी आई डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट था डी आई में कि सर डी आई बहुत कैलकुलेटिव हो जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ट्यूबुलर डी आई हमेशा कैलकुलेटिव ही होती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आसान भी होती है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। किसमें, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। किस कंपनी में, एस द्वारा। कंपनी एस ये है, और जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितने % की वृद्धि हुई। तो जनवरी में क्या हुआ बच्चे, 155, सॉरी एस की बात करें ना, मैं आर पे को भी निशान बना दिया। एस कितना था पहले, 85 था, कब, जनवरी में। और अप्रैल में कितना था बच्चों, 140 था। तो कितने की वृद्धि हो गई, 55 की वृद्धि होगी। किस पर, 85 पर इंटू 100। आप भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 64.71 आएगा सर इसका आंसर। एक बार देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन किया था, और इसका जो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 91 है। तो 91 का जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 64.7। बिल्कुल सही आंसर है, यही आएगा आपका। इसको एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को मैं यहीं बगल में लिख लूँगा, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मार्च, अप्रैल और मई में मिलकर कंपनी टी द्वारा, मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा, जो कंपनी टी है, मार्च और अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 32% माइल्ड स्टील से बने हुए हैं, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल और मई में टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पाद, तो हमको जोड़ लेना है कि इसमें कितना था, उसका कितना % कर देंगे, जो आएगा उसका 32% निकाल देंगे, 32%। और ये जोड़ने पे जो आएगा, आपका जोड़ने पे आ जाता है यहाँ पर 144 आ जा रहा है आपका, नहीं 144 नहीं आएगा आपका, जोड़ने पे 450 आएगा। तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 450 आ जाएगा। 450 जो है का 32% 144, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 144, ठीक है। एक बार जोड़ना ही बता देता हूँ कैसे जोड़ेंगे, इनकेस किसी बच्चे को दिक्कत हो कि सर कैसे जोड़ते हैं, तो देख लीजिए किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है, और मार्च, अप्रैल और मई। तो टी की मार्च, अप्रैल, मई टी है, टी का ये आपका मार्च 120, अप्रैल है आपका 165, मई 165, 165 कितना हो गया आपका, आ जाएगा 330 और 120 कितना है 450। 450 का हम कितना निकाल लेंगे, 32% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है फरवरी में पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी। किसकी किसकी बच्चे, फरवरी में बतानी है पी, एस और टी के उत्पादों की संख्या, औसत संख्या बतानी है, ठीक है। पी, एस और टी का अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है। इसको भी पी, एस और टी का, चलिए वो कट गया यहाँ से, पी, 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 एस और टी किसमें, फरवरी में। फरवरी हमारा ये है, तो फरवरी में पी का कितना है 155 है, 155 है। एस का कितना है, एस का 110 है, 110 है, और टी का है 90। जोड़ लेंगे 5 असली 355, 355 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 कम 3 कितना आएगा, 3 कम 3 2, 3/24, 118 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर है इसमें, 118, सी ऑप्शन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 94 को। 94 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, कहता है मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए कुल संख्या के साथ अनुपात। तो थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया, मार्च में पी और आर को जोड़ना पड़ेगा और
अप्रैल में भी पी और आर को जोड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार जोड़ लेते हैं एक बार, आइए। मार्च में पी और आर, मार्च में पी और आर, और किस में, अप्रैल में। तो मार्च में कितना है बच्चों, पी है और आर है। पी है 160, मार्च यहाँ पे है 180, और आर कितना है 115 है। तो हम कहेंगे 180 प्लस 115 कितना आएगा, 5 9 295 आ गया। और मार्च के बाद अप्रैल में कितना है 160 और 240, यहाँ पे हो गया 300 हो गया। तो 295 रेशियो 300, काट दीजिए 5 से, 5 पंजे 25, 5 9 45 और 5 का 30, 60, 59 रेशियो 60 कितना आ जाएगा बच्चों, 59 रेशियो 60 आ गया आंसर आपका यहाँ पे, 59 रेशियो 60, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 95 की। कह रहे हमसे जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पाद। चलिए जनवरी और मई में क्यू का निकालना है, संख्या समान महीनों में आर द्वारा, यानी जनवरी और मई का क्यू का भी निकालना है और आर का भी निकालना है और उसका अंतर बताना है। जनवरी में क्यू और आर का बताना है बच्चे, जनवरी में क्यू और आर का। चलिए एक बार देखते हैं कितना आएगा जोड़ने पर। जनवरी में यहाँ पे जनवरी में क्यू और आर का, और उसके बाद किसमें जनवरी में क्यू और आर का, फिर मार्च में है, ये हटा दें जरा इसको। चलिए देख लीजिए जनवरी यहीं पे, जनवरी में क्यू और आर, क्यू का है 80 और आर है 155, तो 8 5 13 235, तो ये हो गया आपका 235। और मार्च में 235 है ना, 235। मार्च की बात करें, मार्च में क्यू और आर 130 है और 115 है, तो कितना आएगा बच्चों, 245। कुछ लगता है गड़बड़ हो गया है इसमें डेटा लिखने में। कौन सा डेटा है इसमें, अच्छा जोड़ने पर ये 200 आएगा और 285 आएगा। और किसका आ रहा है, जनवरी में क्यू और आर, जनवरी और मार्च है, एक्चुअली जनवरी और मार्च है ना बच्चों, जनवरी के साथ मार्च है। क्यू और आर 80 और 85 ये है, 80 85 है आपका। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को देख लूँ, कौन सा डेटा दिया हुआ है। डेटा देख लेंगे तो पता चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली बार मिट जाना है, मिट जाने से क्या हो रहा है कि क्वेश्चन दिमाग से स्लिप हो जा रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जनवरी और मई है, सॉरी मई है, मार्च नहीं है, हम लोग मार्च ले रहे थे बार, जनवरी और मई। तो यहाँ देखिए ऐसे ही देख लीजिए, जनवरी में कितना है, जनवरी और मई, जनवरी में कितना है, जनवरी में क्यू और आर, क्यू है आपका 80 और ये है आपका 85, यहाँ पे 120, यहाँ पे आपका 110। क्यू और आर, जनवरी और मई में क्यू और आर मिलाकर अंतर बताना है। आइए जनवरी में क्यू और आर का किसके साथ, मई के साथ, ठीक है। तो जनवरी में कितना है बच्चों, 80 है और आर है 155, आर है 155 155। और मई में क्यू है 120 और आर है 130, 120 और मई में 130। एक मिनट बच्चों, डेटा कुछ इधर उधर हो जा रहा है बार। जनवरी और मई में 100 आर जो है यहाँ पे जनवरी में 155 है ना, जनवरी में 155 है, जनवरी में 155 है। और क्या है दूसरा कितना है, 130 है, 130 है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, ऊपर वाला कितना है, 80 और 120, 80 के साथ कितना है बच्चे, 120 है, 80 के साथ ये 120 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए आर में 155 के साथ कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है, गुड। तो ये आपका जोड़ लेंगे घटा लेंगे तो 85 का डिफरेंस देगा, कितने का डिफरेंस देगा,
85 का डिफरेंस देगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको डेटा का। डेटा जो होता है अगर कहीं दिमाग से स्लिप हो गया, यहाँ पे क्या है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, चीज़ें छूट जा रही हैं, तो आपको वहाँ पे कॉपी पेन का इस्तेमाल करने के लिए पूरा जगह मिलता है, आप कर सकते हैं। थोड़ा डेटा को लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा आपका टेबुलर DI थी और ये आपकी DI ख़त्म हो जाती है यहाँ से। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। हो गया यहाँ पे? अच्छा चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लड़के हैं, एथलीट हैं और छात्र हैं। तो इसका ये वाला आंसर सही है, क्योंकि कुछ लड़के एथलीट हो सकते हैं और वही लड़के क्या हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं। तो यानी तीनों की पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि केवल एक भाषा बोल सकते हैं, उनको बताना। तो एक भाषा यहाँ पे ए बोल सकता है, बी बोल सकता है और सी बोल सकता है। तो ए बी सी आपके सी ऑप्शन में तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 6 डिवाइडेड बाई 20 है। अच्छा इसको कन्वर्ट करके करना पड़ेगा थोड़ा, तो आइए देखा जाए इसको कैसे करना है। 6 है 20 मैंने बताया था आपको, पहले इसके डेटा को लिख लीजिए। 6 है, 20 है, 12 है, 7 है और फिर 1 है। ठीक, कहता है माइनस। सबसे पहले यहाँ पे कितना है, डिवीजन। डिवीजन का अर्थ क्या होता है, डिवीजन का अर्थ होता है घटाना। डिवीजन का अर्थ कितना होता है, घटाना होता है। फिर आता है मल्टीप्लाई। अब कहता है मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, जोड़। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है जोड़। फिर आता है प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा। प्लस का अर्थ होता है गुणा। और फिर आता है माइनस, और माइनस का अर्थ होता है भाग। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ सब देखें तो 1 से 7 भाग करेंगे 7 आएगा, 12 सते 84 हो जाएगा, और 84 और 20 कितना आ जाएगा, 104 हो जाएगा। 20 जोड़ना नहीं बच्चों, यहाँ पे घटाना है। 84 और 6 कितना आ गया यहाँ पे, 90। 90 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 70। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ पे आंसर आपका है 70। क्लियर है चीज? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे है, हाँ, दर्पण का सवाल है ये। कहता है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। और मैंने एक बार नहीं कई बार बताया, लगातार चौथे पेपर में मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ यहीं की यहीं रहती है और ये वाला हिस्सा उधर चला जाता है। तो यानी एरो जो होगा, ये एरो भी जो ऐसे है वो एरो ऐसे हो जाएगा, और ये जो सर्किल यहाँ पे, सर्किल इधर चली जाएगी। यही एक फिगर है, कौन सा, ये वाला, जहाँ पे चीज़ है, क्योंकि ये ठोस है और ये हॉलो है। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे हॉलो है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एनवायरनमेंट से कौन सा उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो अगर यहाँ देखा जाए एनवायरनमेंट में, तो हम कौन कौन सा बना सकते हैं। यहाँ पे सी आ गया, इसलिए बनेगा नहीं। यहाँ पे वी आ गया, इसलिए एनवायरनमेंट, VEMENT, ठीक है, ये भी नहीं बन पाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बनेगा कौन, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ई है, एम है, ई है, एम है, आई है, आई इसमें आई, ई है, ई है, एम है, एम है, आई है, और उसके बाद एन है, एन आ गया, ई हो गया, और एन टी, यानी कौन सा बन जाएगा, बी वाला। यही पूछा गया था ना, निम्नलिखित में से एक शब्द दिए गए, उसके 4 इनमें से एक अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो कौन सा होगा बच्चे, बी वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है ये चीज़? चलिए थोड़ा सावधानीपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि बच्चों का जो रिस्पांस आया है, सर जल्दीबाजी में जो नहीं था उसमें हाँ कर दिया, और जहाँ हाँ था वहाँ पे नेगेटिव वाला कर दिया। तो ऐसी कभी कोई गलतियाँ होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास में टेस्ट नहीं दे रहे, हम टेस्ट कहाँ दे रहे हैं, हम अपने टेस्ट एग्जाम में दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा उसके लिए। इस सवाल को देखा जाए तो इसमें क्या है ना कि आप 1 2 इसको करना कैसे होता है, अगर मैं बता दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिन ले, तो ये गिनने पे पूरा 20 आएगा। तो या तो ये 4 का पेयर बनाएगा, तो ये 5 का पेयर बनाएगा। जब भी होता है सीक्वेंस होता है, इसका एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पर देखा जाए, इससे पहले वाले जो पेपर आपके हुए थे उनमें ये 4 के पेयर बना रहा था, लेकिन आपके पेपर में 5 का, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लग गया। फिर सिमिलरली 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लग गया। इस तरीके से चलता रहेगा 5 का। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे m 2 बार है, इसमें n 2 बार है, ऐसे ही यहाँ पे m n के बाद o 2 बार रहेगा, यहाँ पे 2 बार p रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो सीक्वेंस निकल के आएगा, वो कौन सा सीक्वेंस निकल के आएगा, कौन सा सीक्वेंस निकल के आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है। यहाँ पे किसी बच्चे ने मार्क किया है कुछ और, तो यहाँ पे तो m आएगा ही आएगा, n o, m 2 बार m n o, यहाँ पे फिर इसके बाद स्लैश आ गया। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे p आएगा,
PMNNO हो गया, यहाँ पे O आ जाएगा। फिर इसके बाद P के बाद यहाँ पे आएगा बच्चों MPMNOO आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद PMNOPP आ गया। तो इसके हिसाब से MPOM MPOM फिर ONP, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लग जाएगा सवाल। सीरीज का सवाल था, इसमें आते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए, यहाँ पे है 8 5 13 5.5 है, 5.5 का डिफरेंस है। फिर इस 5.5 यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, फिर 5.5 इसमें जोड़ देंगे, यानी डिफरेंस जो चलेगा 5.5 का, तो ये कितना देगा आपको? 30 है। 30 प्लस 5.5 तो ये देगा आपको 35.5 तो देगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है कि कहता है स्वधर्म त्यागी, जिसने अपना धर्म त्याग दिया और धर्म है, और देशद्रोही है, यहाँ पे देश है, शिक्षक है, शिक्षा है, जेलर है, कानून है। तो जेलर कानून का पालन करता है, शिक्षक शिक्षा का पालन करता है, अधिपत्य राजा होता है, देशद्रोही देश से के विरुद्ध होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इन दोनों का आपस में मैच है। नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? थर्ड वाला आंसर आपका निकल जाएगा यहाँ पे। इसको देखा जाए यहाँ पे दो प्लस चल रहा है, एस के टी के बाद यू वी सेकेंड नंबर पे आया, दो जोड़ने के बाद। ऐसे ही यहाँ पे बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद सी डी आ जाएगा, यानी जो आंसर हमारा डी होगा वही हमारा होगा, इन दोनों में से होगा कोई एक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एच के बाद आई जे, तो ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू, अब यहाँ पे क्यू आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? डी वाला हो गया। इसको आपको रीजनिंग वाले सर बताएंगे, बट मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कितने हैं? 4 4 4 8 8 4 12 12 ये हो गया। अब इसके बाद देखा जाए इसको, तो इसमें फिर एक में 2 बनेगा, 2 ये 1 2 3 4 4 4 8 4 12 12 12 24 हो गया, 24 हो गया ये। अब इसके बाद ये देखिए, ये वाला फिगर बनेगा 1 2, फिर सिमिलरली यहाँ पे 1 और 2, तो फिर कितने हो गए? 4, यानी मेरे हिसाब से इसमें कितने आंसर आएंगे टोटल? 28। ठीक है, चलिए इस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहता है एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और फिर 15 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है बच्चे, तो कहता है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो अगर वो अपने घर से यहाँ पर है देखा जाए, तो ये पूरा का पूरा कितना था बच्चे? एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर से इसका फिगर देख लीजिए, फिगर क्या है इसका, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं है। आइए, कहता है एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये आपका सेंटर है, सेंटर पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला है। लिखना जरूर है, अगर लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे और उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा आपसे। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर चला, हमने यहाँ पे पहुँच गए। फिर दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा, जब दाएं मुड़ेगा फिर दाएं मुड़ा, तो और कितना चला? 15 किलोमीटर, 10 यहाँ पे चला और फिर 5 यहाँ चला, तो 10 ये हो गया आपका और 5 ये हो गया। पिछले वाले लाइन में मैं ये वाला लाइन छोड़ दिया था। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे 6 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुँच गया अब। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर यहाँ से बैलेंस हो गया, तो ये 5 यहाँ भी 5 आ गया, ये 6 था, ये भी 6 हो गया। ठीक, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो 6 किलोमीटर की दूरी पर। अपने घर से कितनी दूरी पर है बच्चों? 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद जीएस स्टार्ट हो रहा है शायद, हाँ। अब ये एलआर है, रीजनिंग वाले सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो जो क्वेश्चन लगता है कि मैं डिस्कस कर सकता हूँ मैथमेटिकल टर्म्स पे है, उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा आपसे।
चलिए आइए देखा जाए, आगे चला जाए। और इसके बाद आपका, इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होता है फिर मैथमेटिक्स। चलिए कहता है यहाँ पर कि पहले कितना बजा हुआ है, 2 बजा हुआ था, 2 बजा हुआ था। तो अगर इस घड़ी को देखें, अगर हम घड़ी देखें तो हम कहेंगे कि 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 3 4 5। तो पहले 2 बजा हुआ था तो घंटे वाली सुई यहाँ पे थी, और फिर 6 बज गया तो घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई। तो टोटल जो कोण बने, यहाँ पे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और 4 खाना, और हर खाने का मान 30 होता है। यानी कितने डिग्री बन गया कोण? 120 डिग्री का कोण बन गया। कितने अंश का कोण बन गया? 120 अंश का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहता है कि स्क्रीन की साइज सही आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है, कॉपी को उस पर। कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है। जो आयत है वो किसको दिखा रहा है? रेक्टेंगल पुरुष को दिखा रहा है। त्रिभुज शिक्षित को दर्शा रहा है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शा रहा है। वृत्त सरकारी को सरकारी को वृत्त दर्शा रहा है, और वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को, शहरी को दर्शा रहा है, और वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को। हमसे पूछा क्या है? कहता है कि एक ऐसा पुरुष प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हो। तो हमको बताना है शहरी भी होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन शिक्षित नहीं कहा है। तो पुरुष होना चाहिए, यानी रेक्टेंगल तो आएगा ही आएगा। शहरी होना चाहिए, शहरी की यानी मतलब क्या होना चाहिए? ये सर्किल भी आना चाहिए, और सरकारी होना चाहिए, यानी ये भी आना चाहिए। यानी कौन सा नंबर ऐसा है? 6। तो 6 नंबर जो ऐसा है वो सब कुछ है, पुरुष भी है, सरकारी भी है, और शिक्षित भी है, शहरी भी है, शहरी भी है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। कहता है आरेख पुरुषों, शिक्षकों और लड़कों, लेखकों। तो पुरुष हो गया, पुरुष शिक्षक भी हो सकता है और पुरुष लेखक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इसका आंसर भी कितना निकल के आएगा? बी निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 पे। बहुत साफ नहीं आया है क्वेश्चन 137, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इसमें इसको लिख सकूं कि ये क्या लिखा हुआ है। 12 भाई बच्चे फ़ोटो भेजते हैं, फ़ोटो जल्दीबाजी में कभी कोई खींचते हैं, साफ नहीं आता है। तो हमको लगता है ये डिवीज़न का ही सिंबल है। नहीं, ये जो है प्लस का सिंबल है। 48 डिवाइडेड बाई, मैंने अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखा था, इसको एक बार बोलिए, दिखाई जरा, मैं लिख लूँ क्या है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपका 12 + 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ये है हमारा। और इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका आंसर आएगा 28। 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 24। अब हम देखें, 24 में से 20 गया, 24 में से 20 गया 4, 4 हो गया 4, 12 और 4 कितना हो गया? 16। और यहाँ पे आ गया 6 दूना 12, 16 और 12 कितना हो गया? 28। कितना आ गया बच्चों? 28। हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन भाई? 28। क्लियर है ये चीज़? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से कह रहा है कि एक पंक्ति है, लाइन है, एक पंक्ति है, इस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो दाएं से कितने नंबर पे है? 18वें पे है। टॉप और बॉटम की बात कर रहा है। टॉप से 18वें पे है और बॉटम से कौन से नंबर पे है? 15वें पे है। तो सेम व्यक्ति की बात करें तो 18 और 15 होता है 33 हो गया। लेकिन वही व्यक्ति एक बार ऊपर से भी काउंट होता है, एक बार नीचे से भी काउंट होता है, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो वहाँ पे कुल कितने लोग बैठे हुए थे बच्चे? 32 लोग बैठे हुए थे। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन आपको सर बताएंगे। फैंटास्टिक है लास्ट क्वेश्चन। कह रहे कि फैंटास्टिक से कौन सा नहीं बनाया फ्रॉम द उपयोग करके बनाया जा सकता है वह शब्द ढूंढे। तो जो बनाया जा सकता है उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखा जाए टेस्टी में वाई आ गया, ये नहीं बन सकता है। यहाँ पे 2 बार एल आ गया, ये भी नहीं बन सकता है। यहाँ पे STING, यहाँ पे जी आ गया। फैंटास्टिक में जी तो कहीं आता नहीं है, तो यानी कौन सा बनेगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना है, इसे एलिमिनेशन राउंड कहते हैं, एलिमिनेट करना। तो हम ये देखते हैं कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, कौन सा बन जाएगा। साफ साफ दिख जाता है, पता चले फैंटास्टिक की स्पेलिंग आपको याद है, साफ दिख जाएगा, वाई है, एल है, ये सब चीज़ें आती ही नहीं, तो तुरंत फटाफट लग जाएगा आपसे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अब हम लोग अगले पेज पर।
अगले पेज पर यहाँ से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर से एक बार। आइए, कहता है कबीर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ये कोई जगह है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से चलता है पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो हम जानते हैं ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो अगर देखा जाए तो वो नॉर्थ और वेस्ट की दिशा में है, तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि शीला रवि की भाभी है। शीला जो है रवि की क्या है, भाभी है, रवि की भाभी हैं, तो शीला है तो माइनस हो गई, रवि का कुछ पता नहीं हमको। राम रवि का भाई है, जो रवि का भाई है वो राम है, यानी शीला का क्या है, वो पति है। राम रवि का भाई है, राम शीला का पति है। दीपा रवि की बहन है, रवि की एक बहन भी है जिसका नाम है दीपा, वो भी नेगेटिव है, बहन है। दीपा की माँ शांति है, दीपा की मम्मी का नाम है शांति, माता जी हैं तो ऊपर जाएंगी। तो शीला का शांति से किस प्रकार से, जो शीला है वो शांति से किस प्रकार, शांति है, ये शांति है और ये शीला है। तो शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, तो जो शीला है वह शांति की क्या लगेंगी, यहाँ पे शीला का शांति से क्या संबंध है, तो शीला शांति की क्या लगती है बच्चे, बहू लगती हैं। शीला के बारे में पूछा ना, शांति का, शीला जो है शांति का क्या लग जाएंगी, बहू लग जाएंगी। क्लियर है चीज़। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहीं पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है SKEPTI से LICAL, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ाबेट है। तो 1 2 3 4 5, ओहो थोड़ा बहुत सट गया, नज़दीक थोड़ा दूर दूर, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब इसको। कहता है तीसरा, पांचवा और नौवां अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अनुसार उल्टे अक्षर में बदल जाते हैं। तीसरे पे कहा है, पांचवे पे कहा है और 9 पे कहा। उल्टा मतलब अपोजिट। ई का उल्टा क्या होता है, लव होता है, LOVE, LOVE, तो ई का उल्टा वी का उल्टा ई, तो वी हो गया, ठीक। पांचवा टी होता है तो हम कहते हैं GT रोड, तो टी का उल्टा क्या हो गया, जी हो गया। यहाँ पे एल है, एल का उल्टा क्या हो गया, ओ हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब कहता है बदल दिया जाए, तो नहीं बदल दिया जाता है, और दूसरे चौथे और सातवें अक्षर को उनके अगले अक्षरों से बदल जाए। अच्छा, यहाँ पे हिंदी में कहा है अगले अक्षर से और इंग्लिश में कहा है सेकंड वाले से, तो हमेशा ध्यान रखना है अगले का मतलब यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट वाले से की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है यहाँ पे, हैं। तो कौन कौन, दूसरा चौथा और सातवां है, दूसरा है, चौथा है और सातवां है। तो इसको देखें तो के है, IJKL और M, यहाँ पे आ जाएगा M, यहाँ पे P के बाद Q R आ जाएगा, C के बाद D और E आ जाएगा। बाकी सब ऐसे रहेंगे, A हो गया यहाँ पे, I हो गया यहाँ पे, S हो गया यहाँ पे। तो अगर मिला दिया जाए हम लोग, तो अब देखा जाए तो यार ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई, क्योंकि ऑप्शन तो इसका नीचे है और मैं लगा दिया है, जो ही हटाऊंगा तुरंत मिट जाएगा, तो इसका कुछ हो नहीं सकता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इस पे चलते हम लोग। कहता है वह विकल्प दिए गए संयोजनों से छवि बनाना है, इसका जजमेंट है। सारे डिजिट टी सबसे पहले आएगा, लास्ट में जे आएगा। अब देखना है जब जे का मुंह इस तरफ उधर जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, बी वाला, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में देखा जाए तो यहाँ पे जी सीधा हो गया है, लेकिन इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, बहुत अच्छा फिगर है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन से, तीसरा ऑप्शन से, कैसे, पहले इन दोनों को मिला दीजिए। जब इन दोनों ट्रायंगल को हम मिलाएंगे, एक ऐसे है और एक ऐसे है, इसी पे इस तरीके से रखाएगा, तो ये एक बॉक्स बन गया। यहाँ देखिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, बॉक्स मिल गया, और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, और फिर इसके ऊपर एक छोटा बॉक्स है, इस तरीके से बनेगा, ट्रायंगल बनेगा हाफ में, ऐसे करके ऐसे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, थर्ड वाला, ठीक है।
चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला बच्चों, थर्ड नहीं है, फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, फोर्थ वाला है, ठीक है। चलिए इसकी बात करें तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हमारा जो ये लाइन है ना, यहाँ से गया और फिर ऐसे रोटेट, जब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा फिगर, यानी ऐसे 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 बनेगा, कौन सा ऐसा फिगर है? यही एक फिगर है जहाँ पे फॉलो रहेगा। कौन सा आंसर हो गया आपका? थर्ड वाला हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एम पी का पुत्र है। जो एम है वो किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है, एम पुत्र हो गया पी का। क्यू ओ की पोती है, जो पी की पत्नी है। तो क्यू किसकी पोती है? ओ की पोती है, जो पी की पत्नी है। तो पी की पत्नी कौन हो गई? ओ हो गई, पी की पत्नी हो गई ओ, और ये पोती हो गई। पोती कौन हो गई? क्यू। पोती कौन हो गई? इसका बेटा ही है, तो पोती हो गई क्यू। अब कहता है कि एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से, तो एम का ओ के साथ, एम जो है यही पूछा ना, एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम का ओ के साथ क्या संबंध हो जाए बच्चा? पुत्र का। तो एम का ओ के साथ, एम जो है ओ का क्या मिल गया? बेटा। इस बच्चे ने यहाँ गलत किया है, पोती बना दिया है, तो क्या आ जाएगा बच्चे? पुत्र का संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हिंदी पढ़ेंगे तो हो सकता है इसका अर्थ आप अलग निकाल लें, लेकिन थोड़ा सा अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसका सही अर्थ आप निकाल लेंगे। से हिंदी में लिखा है डॉक्टर, बुखार, नुस्खा, निदान और दवा। तो हमारे हिसाब से अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कहेंगे आप कि सर बुखार हुआ, बुखार के बाद हम डॉक्टर, बुखार हुआ, बुखार के पास डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नुस्खा लिखा, नुस्खा लिखने के बाद दवाई खाए, दवाई के बाद निदान हो गया। लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे निदान का अर्थ होता है डायग्नोसिस, तो गलत हो जाएगा आपका। तो इंग्लिश के हिसाब से हम चलेंगे। इंग्लिश में पहले फीवर होता है, फीवर के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर हम लोग डायग्नोस कराते हैं अपने आप को, फिर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और फिर क्या होता है? मेडिसिन लेते हैं। यानी हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? 21,435। हमारा कौन सा आंसर है? ये फोर्थ वाला है। अब इसकी बात करें, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें तो बहुत मुश्किल से खोजने में पता चला है कि क्या है। तो देखा जाए तो तीन जो हमारे पास हैं, ये जो हमारे पास तीन है, तीन हमारे पास जो सेमी सर्किल है, तीन सेमी सर्किल है, ये साइड की तरफ है और दो हमारे अपोजिट हैं। सिर्फ यही एक ऐसा केस है, यही एक ऐसा केस है, ये वाला नहीं है बच्चों, ये 1 2 3 ये वाला है। यही एक ऐसा केस है जिसमें तीन हमारे आउटसाइड में है और दो इनसाइड में है। बाकी सब में तीन हमारे इनसाइड में, दो आउटसाइड में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। इसमें कहता है कि एक पुस्तक में 300 पेज हैं, 300 पेज, प्रत्येक पेज में 10 लाइन शब्द हैं और 20 पंक्तियां हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक पेज में 10 शब्द और 20 पंक्तियां, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 200 हो गए एक पेज में, और 30 पेज हैं, तो हम कहेंगे कितना पेज टोटल हो गया हमारे, कितना शब्द हो गया टोटल हमारे पास? 60,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गणित में अरविंद के 1/3, मैथ में अरविंद का जो 1/3 है, अरविंद का 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। यानी जो गणित का 1/3 है वो अंग्रेजी के अंकों के आधे का 1/3 से 30 अधिक है। और कहता है उन दोनों विषय में उसे कितना मिला है? मैथ और इंग्लिश मिला करके वो 240 पाया है। तो कुछ मत करिए, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश का मान निकाल, किसका पूछा गया है? तो इंग्लिश में पूछा गया, तो आप मैथ का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो मैथ बराबर 240 माइनस इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, 240 माइनस इंग्लिश, और ये 1/3 बराबर ई इंटू 1/2 प्लस 30। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60 आएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। खत्म हो गया, कई क्वेश्चन छूट गए, हमको लगता है कि सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। एक बार फिर से ओवरव्यू देख लिया जाए। चलिए एक बार सभी क्वेश्चन को सारे देख लिया जाए फिर से एक बार। चलिए ये आपका इसमें कोई क्वेश्चन मैथ का नहीं था, इसमें भी कोई क्वेश्चन मैथ का नहीं है, यहाँ भी कोई मैथ नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया गया है आपका हिंदी का जीएस का आंसर की, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैंने डिस्कस कर दिया है।
रीजनिंग में जो बाकी बच जाता है एलआर का सेक्शन और लॉजिकल का सेक्शन, और रीजनिंग वाले सर आपके साथ डिस्कस करेंगे वो आपको बता देंगे। अच्छा, ये चीज़ पूरा हो चुका था, यहाँ पे हो चुका था, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, आई थिंक पूरा हो चुका है। जैसा कि बाकी लोग चेक करके बता रहे हैं कि नहीं सर पूरा डिस्कस हो चुका है जितना था, बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरा विश्वास, देखिए मैं कुछ बातें अब कहना चाहूँगा लास्ट में आपसे। जो भी हमारा पेपर था पुलिस का, नो डाउट उसमें समय बहुत कम मिला, 1-1.5 महीने का समय मिला, लेकिन बच्चों ने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे तरीके से लग करके उन्होंने मन से मेहनत करने का प्रयास किया। अब बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया है, सच क्या है पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है, हो सकता है आउट हुआ हो, आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तब भी ठीक है भाई, क्या कर लेंगे आप, विरोध प्रदर्शन करना हमारा काम है, हम करेंगे, ठीक है वो चीज़ें हम करेंगे। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में आपकी पढ़ाई नहीं कहीं रुकनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई रुक जाती है तो इसके बाद जो वैकेंसियाँ आनी है, पीएससी की है, यूपी ट्रिपल एस में वीडियो की है, लेखपाल की है, और उसके बाद आपकी दरुआ की जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ये पूरा का पूरा प्रभावित हो जाएगा। आप अपनी बातों को रखिए, सबके सामने रखिए, मांग रखिए अपना, लेकिन प्रॉपर सुरक्षित तरीके से रखिए उसको, कहीं किसी को उसमें नुकसान ना हो, प्लस आपकी अपनी पढ़ाई हैम्पर ना हो, ठीक है। बाकी अब प्रशासन है वो अपना देखेगा क्या करना है, कैसे करना है, और जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी इस पर। हम लोग भी उसका खुलकर विरोध करेंगे भाई, अगर आउट हुआ है पेपर तो उसे निरस्त करके दोबारा पेपर कराया जाना चाहिए, और उस पेपर में बच्चों को समय मिलना चाहिए, और एक सुनिश्चित प्रणाली बने कि नहीं कि आगे से पेपर आउट नहीं होंगे। देखिए सरकार ने नया नियम निकाला कि भाई अगर पेपर कोई आउट करवाता है तो उससे मुआवजा, उससे पैसा लिया जाएगा, हर्जाना लिया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई बहुत प्रभाव नहीं दिख रहा है हमको। बस बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने तन मन धन से अपना जुट करके लगातार ये जो 1-1.5 महीने का समय था बहुत अच्छा एफर्ट दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई निराश नहीं होगा। बहुत से बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर मेरे इतने अटैम्प्ट है, मेरे इतने अटैम्प्ट है, मेरा सर कम हो गया। कई बच्चे ऐसे थे जो टॉप करते, जिनके 230-240 मार्क्स आया करते थे, वो 100 के 100 क्वेश्चन के आसपास आ गए हैं। कोई बात नहीं, कंपटीशन है, इसमें चीज़ें ऐसे ही होती हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव आता है, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। 2 दिन रेस्ट करिए, कल और परसों 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख से फिर सभी लोग मिलते हैं, हम लोग फिर से एक बार नए सिरे से शुरू करते हैं, और जो कमियां हैं उन कमियों को पहचानते हैं और उसको खूब अच्छे से दूर करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से कहूँगा, मैं आप सभी को बहुत मानता हूँ, और आप सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप सभी लोग आइए, पढ़िए, और हम मिलकर फिर से एक नए इतिहास को रचते हैं। धन्यवाद।